हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में मोस्ट वेलकम है। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी सेशन में आप लोगों के लिए मैं टाइम मैनेजमेंट का पार्ट सेकंड लेके आई हूँ, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक जो टाइम मैनेजमेंट की जो चीज़ें थी, जो डेफिनेशन वगैरह था, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इस पार्ट में हम टूल्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है टाइम मैनेजमेंट को। तो टाइम मैनेजमेंट के कुछ टूल्स हैं जो मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, ये मतलब ये दर्शाता है कि इन तरीक़ों से टाइम का जो है मतलब निर्धारण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो है टाइम कॉस्ट। कोई भी व्यक्ति जब तक टाइम के कॉस्ट को नहीं समझेगा तो वो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस ही नहीं हो सकता है। टाइम की कॉस्ट को जो समझेगा वही टाइम मैनेजमेंट पे फोकस होगा, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है और सबके पास वही 24 घंटे होते हैं दिन रात के। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 30 होते हैं, किसी के पास 40 होते हैं, ऐसा नहीं है। सबको वही 24 आवर्स ही मिलते हैं। तो उसी टाइम को कोई मैनेज करके अपना परफॉर्मेंस 100% देता है और कोई उसमें जो है अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो टाइम कॉस्ट को समझिए। टाइम कॉस्ट क्या है? तो ये एक मतलब टूल्स है एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट का। तो समय का संतुलन, अगर हम टाइम को बैलेंस करें तो वहाँ पे हमें कार्य, विश्राम और शयन को स्थापित करना होगा, तभी हमारा टाइम जो है बैलेंस होगा। अब ऐसा नहीं कि हम काम कर रहे हैं तो पूरे टाइम काम ही करते जा रहे हैं, हम अपनी बॉडी का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं कि हम थक गए हैं, हमें आराम की ज़रूरत है, हमें सोना है या बैठना है। तो ये मैनेजमेंट सही नहीं होता है। मैनेजमेंट में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कार्य, विश्राम और शयन तीनों को स्थापित करना होगा। गृह प्रबंध पर अमेरिका में सन 1920 से निरंतर क्या हो रहे हैं, शोध कार्य किए जा रहे हैं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक गृहिणी सप्ताह में 48 to 50 घंटे कार्य करके बिताती है। एक नॉर्मल जो महिला है, जो गृहिणी है, जो हाउसवाइफ है, वो कितने घंटे जो है सप्ताह में, वो 48 to 50 घंटे जो है कार्य करती है। ये 1920 से जो रिसर्च हो रहे हैं अमेरिका में, उसके आधार पे ये तथ्य निकला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या और इसमें रिसर्च है। समय व्यवस्थापन पर 90-50 से 90-60। आप हर एक पॉइंट्स को देखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं वही आएंगे, क्योंकि जो मेरिट बनती है वो अक्सर देखा जाता है कि वही 4 से 5 क्वेश्चन जो यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, जो नए क्वेश्चंस होते हैं, उसी पे आधारित होते हैं। और वो नए क्वेश्चन वही व्यक्ति जो है सही करके आता है जो डिटेल स्टडी करता है। तो हमें हर एक पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अगर हम उस पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी बने हम उसको सही करके आएंगे। तो हर पॉइंट्स को मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने अपने नोट्स 2-3 किताबों को मिक्स करके बनाया है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। इसमें जो है फिर 1950 से काफ़ी शोध कार्य जो है किए गए हैं। एलिजाबेथ बिगेन ने 1954 में, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है जो ये रिसर्च हुए हैं। एलिजाबेथ बिगेन ने 1954 में तथा एल कॉलेज एवं रूथ डी डायलॉज ने 1956 में अपने अध्ययनों के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाला है, जिससे टाइम जो वैल्यू है वो समझा जा सके। क्योंकि हर किसी के पास जो है वही 24 घंटे का ही टाइम होता है, और जिसने अपने उस 24 घंटे के टाइम को बहुत ही सिस्टमेटिक मैनेजमेंट दे दिया है वो सफल है, और जो नहीं दे पाया वो असफल है। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है अपने अध्ययनों पे? तो इनका जो निष्कर्ष है ये बहुत ही मतलब अच्छा जो है रिसर्च है।
फर्स्ट पॉइंट इनका जो था, भोजन बनाने संबंधी कार्यों में, जो हम घरों में भोजन बनाने का कार्य करते हैं या अन्य कार्यों, मतलब कि और जो झाड़ू पोछा का काम है या फिर घर के मेंटेन का काम है, अन्य कार्यों की समूह की अपेक्षा यहाँ पे जो भोजन बनाने का कार्य है, वहाँ पे क्या कितना दोगुना समय लगता है। मतलब घर के और कार्यों की अपेक्षा भोजन बनाने में कितना, उन सारे कार्यों की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या रखा कि सफाई कार्य में अनुमानतः भोजन पर व्यय होने वाले कुल समय का, देखिए यहाँ पे बता रही है कि सफाई, जो हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, जो झाड़ू पोछा करते हैं या फिर घर में जो सामान बिखरे होते हैं, उनका जो कार्य है उस पे जो भोजन पे जो समय व्यय होता है, उसका 1/3 हिस्सा ही सिर्फ इनका सफाई वाले कार्य पे व्यय होता है। जबकि भोजन की तैयारी में, मतलब जो हमारा डेली रूटीन का जो मेन काम है वो क्या है, मेन जो काम वो सारा आधारित है, वो फूड पे ही आधारित है। बच्चों का पालन पोषण किस पे, उनके बेसिक न्यूट्रिएंट्स के लिए हम क्या करते हैं, पर डे बहुत टाइप के हम फूड्स बनाते हैं। बहुत लंबी फैमिली होती है तो बहुत सारी महिलाओं को 4-4 5-5 घंटे जो है किचन में देना पड़ता है। तो जबकि भोजन की तैयारी में उन्होंने क्या कहा कि 2 से 2 तिहाई हिस्सा जो है समय व्यय होता है। देखिए सफाई कार्य में जो है भोजन बनाने का 1/3 जो है समय जा रहा है। जबकि भोजन की तैयारी मीन्स कि हम सब्जियों को काट करके रखें, हम जो है चावल दाल धुल करके रखें, मसाले तैयार करके रखें, इन सारे कार्यों में 2 तिहाई हिस्सा जो है समय जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या रखा कि घर के अन्य कार्य जैसे झाड़ू लगाना, पोछा देना, बरामदा साफ करना, सजावट करना, वस्त्रों की देख रेख आदि क्रियाओं पर लगभग बराबर समय व्यय होता है। इनमें क्या होता है, लगभग बराबर समय व्यय होता है। जैसे कि झाड़ू पोछा, सजावट करना, वस्त्रों की देखभाल कर, इन सारे कार्यों में लगभग बराबर समय लगता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इन्होंने रखा, परिवार के सदस्यों की देखभाल, घरेलू सामानों के क्रय रख रखाव भंडारण आदि कार्यों में काफ़ी समय जाता है। किसमें, घरेलू सामान के जो रख रखाव है, जैसे स्टोर करना है, चावल दाल तेल मसाले, ये सारे जो स्टोर करने के सामान हैं। फिर लोगों के जो सामानों का रख रखाव है, जैसे घरों में रेफ्रिजरेटर है, एसी है, कूलर है, बेड है, ये सारी चीज़ों का जो रख रखाव पे, जो इनके मेंटेनेंस पे जो टाइम जाता है वो भी ज़्यादा ही काफ़ी समय जाता है। परंतु महत्व की दृष्टि से यह क्रियाएं चौथे नंबर पे आती हैं। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसको डेली रूटीन में करना ही करना मस्ट है। इसको अगर हम अस्वस्थ हैं तो हम इसको एक दिन स्किप भी कर सकते हैं। तो ये चौथे नंबर पे इम्पोर्टेंस में आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सेकेंड जो है टाइम का जो टूल्स है, फर्स्ट क्या था, टाइम कॉस्ट। टाइम कॉस्ट का मतलब कि समय बहुत ही मूल्यवान है, सीमित है और सबके लिए एक समान है। तो हमें क्या करना है, समय को बहुत जो है अपना सही टाइम पे यूटिलाइज करके चलना है, उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समय मानक। समय मानक मतलब टाइम नॉर्म्स। इससे हम क्या समझते हैं, समय मानक से अभिप्राय जो है उस समय से है जो एक क्रिया को पूरा करने में लगता है। अर्थात एक काम या एक क्रिया को पूरा करने में कितना समय व्यय होगा यह निश्चित करना ही समय मानक है। जैसे मान लीजिए कि गृहिणी को घर के विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, जैसे बर्तन धुलना, बिस्तर लगाना, भोजन बनाना, और ये सारे कार्य जो हैं करने में हर एक व्यक्ति का जो है मतलब अपना अलग अलग स्टेमिना है और वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने में अधिक समय लगता है और कुछ कार्य कम समय में ही संपन्न हो जाते हैं। तो हर काम का एक मानक है कि ये
और इस पे बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं कि मतलब किसी गृहिणी को खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, और ये डिपेंड करता है हर पर्टिकुलर व्यक्ति का अपना अलग अलग टाइम है। किसी को आधा घंटा लगता होगा, किसी को 2 घंटे लगते होंगे। ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि उस फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, वहाँ पे कैसे उपकरण उपलब्ध हैं, सुविधाजनक है, मिक्सी है, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ये सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे को कोरिलेट हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो समय मानक जो सेकंड टूल्स है हमारा, तो इसका यही मतलब है कि एक क्रिया को पूरा करने में जो है कितना समय व्यय होता है यह निश्चित करना, और ये हर घर का अलग अलग होगा। अभी मैंने बताया ना कि हर व्यक्ति की स्टेमिना अलग है, हर व्यक्ति की कार्य करने की शैली अलग है, हर व्यक्ति के घर में सुविधाओं का अलग अलग रोल है, किसी के घर में हर तरीके की सुविधाएं नहीं है। तो ये सारी चीज़ें समय मानक को प्रभावित करेंगी, वहाँ पे हर व्यक्ति के काम करने का समय अलग अलग आएगा। तो नेक्स्ट क्या होते हैं कि देखिए हर प्रत्येक परिवार में जो है समय मानक जो है भिन्न भिन्न है। कि कुछ मान लीजिए एक गृहिणी को साफ़ सफाई करने में 8 मिनट लगता है, और दूसरी गृहिणी भी कमरे की साफ़ सफाई में इतना ही समय लगाती है। यह व्यक्तिगत जो है कार्य क्षमता, आदत, या फिर किसी को खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है तो वो खाना जल्दी बनाएगा, मन से बनाएगा, अच्छा बनाएगा, कम समय में ही बना देगा। किसी को वो कार्य नहीं पसंद है तो वो बहुत नीरस भाव से करेगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। या फिर कोई जो है किसी काम में एक्सपर्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मानक को प्रभावित करती है। गृहिणी को जो है ना केवल घरेलू क्रियाओं हेतु समय मानक बनाना चाहिए, बल्कि मतलब उनको रेस्ट का भी मानक बनाना चाहिए कि हमें इतने टाइम से इतने टाइम तक रेस्ट लेना है। अवकाश काल भी प्रत्येक व्यक्ति और समाज में भिन्न भिन्न होता है। कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं कि दोपहर में, जैसे मान लीजिए एक वर्किंग वूमेन है तो वो ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी अपेक्षा अगर आप देखेंगे कि एक ऐसी महिला है जो हाउसवाइफ है तो उसको दोपहर में 1 आध घंटे का आराम मिल जाता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग है, यहाँ पे टाइम्स नॉर्म्स जो है अलग अलग है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या है इसका टूल्स में। यहाँ पे समय क्रम का अर्थ होता है टाइम पैटर्न। अब हम क्या करेंगे, हमने समय की वैल्यू को समझा, फिर हमने एक समय का मानक बनाया। मतलब कि हर व्यक्ति को हम जैसे कि अगर किसी फैमिली में पता है कि ये व्यक्ति ये काम बहुत जल्दी करता है तो उसको हमने ये काम करने को दे दिया, फिर फटाफट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक टाइम शेड्यूल मतलब टाइम पैटर्न बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो टूल्स है वो है टाइम पैटर्न। इसको अगर आप समझ के मतलब पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा इसके सारे टूल्स। थर्ड है इसका वही टाइम पैटर्न। तो समय क्रम का अर्थ है, समय क्रम का अर्थ होता है दैनिक कार्य, घरेलू क्रियाओं को क्रम में करना, अर्थात कार्यों को ऐसा करना ताकि सभी कार्य निर्धारित समय पर बिना अधिक थके और परेशान हुए संपन्न हो जाए। अगर हम क्रम में करें, अब ऐसा नहीं है कि हम किचन में खाना बना रहे हैं और फिर उसी में हम बच्चों को स्कूल छोड़ने चले गए, इधर खाना जल जाएगा। तो एक हमें शेड्यूल सेट करना है कि इस कार्य के साथ ये कार्य हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम नीचे खाना बना रहे हैं और ऊपर भी हमारा फ्लोर है, ऊपर हमारा रेस्ट रूम है, तो हम जा कर के बीच बीच में सफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम थक जाएंगे। तो एक समय क्रम बनाएं, समय क्रम कि हम इस कार्य के बाद इस कार्य को करेंगे और उसका आपस में कोरिलेट भी हो, उस काम का आपस में एक रिलेशन हो ताकि वो इजी हो जाए। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो क्रियाओं का क्रम निर्धारण जो है मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स लोगों के द्वारा दिए गए हैं कि इन क्रियाओं को अगर हम क्रम में करें तो हमें थकान कम होगा।
ये जो सारे टूल्स दिए गए हैं ये सारे किस लिए दिए गए हैं? कार्य सरलीकरण के लिए ही बताए गए हैं ये सारे टूल्स, ताकि एक गृहिणी को काम करने में उसके सारे काम भी हो जाएं और उसे थकान भी कम महसूस हो। वो मतलब सुबह के समय से लेकर के रात के 10-12 बजे तक नॉन स्टॉप अगर काम करती है तो उसको जो है मतलब थकान ना हो। इसलिए ये सारे टूल्स दिए गए हैं कि वो उनके सारे काम भी हो जाए, समय से हो और उनकी एनर्जी भी बची रहे। इसका मेन मोटो यही है। कार्य बिना अधिक थके, देखिए यहाँ पे बता भी रहा है कि कार्य बिना अधिक थके मानसिक तनाव एवं विषाद उत्पन्न किए संपन्न हो। इन सारे टूल्स का एक ही मकसद है कि हम ज़्यादा थके ना हो, मेंटल रूप से परेशान ना हो। अब हम ऐसा नहीं हो कि काम करना है, हमारे ऊपर सर के ऊपर बर्डन है, काम करना है काम करना है और हम बहुत ज़्यादा टेंशन उसको ले ले रहे हैं, तो वो काम हम कभी भी परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। सेकंड है, विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्ति की रुचि, दक्षता, कार्यकुशलता आदि की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही वह व्यक्ति उस कार्य को समय पर करने के लिए वहाँ अवेलेबल भी हो, उपलब्ध भी हो। मतलब कि अगर हम जैसे क्रियाओं का क्रम निर्धारित कर रहे हैं तो हमें उसमें किन किन बातों पर हमें निर्भर रहना चाहिए। पहले तो कार्य बिना अधिक थके मानसिक तनाव और विषाद के संपन्न हो, ये पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है कि विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों की रुचि, दक्षता, कार्यकुशलता आदि की जानकारी। अगर हमारे फैमिली में जितने मेंबर्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति का किस कार्य में मन लगता है और वो किस कार्य में निपुण है, और इसके साथ साथ हमें देखना है कि उस टाइम पे वो घर में अवेलेबल भी हो। तो ये दूसरा पॉइंट्स हो गया। थर्ड पॉइंट है, क्रियाओं का आपस में संबंध हो। जैसे किचन के काम के साथ हम कुछ काम और कर सकते हैं। मान लीजिए किचन का काम कर रहे हैं तो हम उसके साथ और भी जो काम है कुछ मान लीजिए ईज़िली जो काम है वो कर सकते हैं। तो ऐसे क्रियाओं का आपस में संबंध होना चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इसी टाइम पैटर्न के अंदर ही। एक कुशल गृहिणी को समय क्रम निर्धारित करते समय निम्न बातों पर बल देना चाहिए। वहाँ पे जो 3 पॉइंट्स थे वो क्रियाओं का क्रम निर्धारित करने के लिए, और ये है समय क्रम निर्धारित करने के लिए जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। गृहिणी को परिस्थिति के अनुकूल समूह का निर्धारण करना चाहिए। मतलब उनकी जैसी परिस्थिति हो। अब कोई भी व्यक्ति अपनी स्टेमिना खुद ही जान सकता है कि वो 1 घंटे में कितना कार्य कर सकता है और वो किस काम में परफेक्ट है, किस काम में अनपरफेक्ट है, और किस कार्य को करने में उसका मन लगता है, किस कार्य को करके वो जल्दी थकता है। तो गृहिणी को क्या है, परिस्थिति के अनुकूल अपनी जो भी कंडीशन है, हर व्यक्ति की कंडीशन क्या होगी, अलग अलग होगी, तो वहाँ पे समूह का निर्धारण करना है। नीरस कार्य के बाद रुचिकर कार्य। अब हर व्यक्ति के लिए नीरस कार्य भी अलग होगा और रुचिकर कार्य भी अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि अपनी परिस्थिति के अनुकूल समूह का निर्धारण करना। अब आपके लिए नीरस काम का समूह जो है अलग हो सकता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी को खाना बनाने में मन लगता है, किसी को झाड़ू पोछा साफ सफाई में मन लगता है, किसी को जो है किसी और काम में मन लगता है। तो हर व्यक्ति के लिए नीरस और रुचिकर कार्य अलग अलग है और वो अपने अकॉर्डिंग उसका निर्धारण करेगा। भारी कार्य के बाद, सॉरी यहाँ पे कार्य होगा, भारी कार्य के बाद हल्का, जैसे भारी कार्य जो होते हैं मान लीजिए कि झाड़ पोछा लगाना, ये सारे जो हैं भारी कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो कपड़े धोना, इस टाइप के जो कार्य हैं, और इनके बाद हल्का कार्य जो मान लीजिए कि हम बैठे बैठे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी है। तो इन सारी का जो है हमें क्या करना पड़ेगा, समय क्रम जो है निर्धारित करना पड़ेगा। शारीरिक श्रम के बाद मानसिक कार्य का निर्धारण करने से
शीघ्रता से थकान और बोरियत उत्पन्न नहीं होती है। ये सारे पॉइंट्स इसीलिए दिए गए हैं कि हम काम को ईज़ी बना सकें। मतलब कि अगर हमें कोई काम हम कर रहे हैं, बहुत देर से करते-करते जो है हम मतलब हमें उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, हम कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम कोई अपना इंटरेस्ट का काम करते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, एनर्जी डबल हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम कोई बहुत भारी कार्य करते हैं, मान लीजिए पोछा लगा रहे हैं, घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, या फिर सिलबट्टे पे कुछ पीस रहे हैं, तो इस टाइप के भारी कार्य के बाद अगर हम बैठ कर के चावल चुनना हो गया या फिर कुछ ऐसे ही कार्य हो गए, हल्के कार्य जो हो गए, वो अगर हम करते हैं तो हमें थकान वहाँ पे कम होगी। फिर शारीरिक श्रम जिसमें ज़्यादा है, मान लीजिए हम बहुत देर से फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उसके बाद से हम मेंटल वर्क कुछ भी ऐसे हम जो है बुक्स वगैरह मैगजीन्स पढ़ने लगे, तो इस टाइप के कार्य करने से क्या होती है, शीघ्रता से थकान और बोरियत नहीं होती है और हमें क्या होगा, एनर्जी बना रहेगा। सेकेंड पॉइंट है, वे कार्य जिन्हें करने से समय, शक्ति, बचत, उपकरण की ज़रूरत हो, उन्हें एक साथ रखना। ऐसे कार्य जहाँ पे समय, शक्ति और शक्ति बचत के उपकरण की ज़रूरत हो। मतलब मान लीजिए कि हम कपड़े धुलना है, तो कपड़े हम वॉशिंग मशीन में भी धुल सकते हैं। अब हमने वहाँ पे हमारी एनर्जी बचेगी, समय भी बचेगा। तो ऐसे कार्यों को एक साथ रखना और उनका उपयोग करना ताकि गृहिणी के समय और शक्ति की बचत हो। या फिर मसाले पीसना है, जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, उपकरण वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे जो है, इन सारे कार्यों को एक क्रम में रखना, एक समय क्रम में रखना। थर्ड पॉइंट है, जिन कार्यों को साथ साथ किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, जिन कार्यों को साथ साथ किया जा सकता है अथवा जो घर के क्षेत्र विशेष में किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक स्पेशल एरिया है, हमें बार बार चलना ना पड़े, उतना हमें लॉन्ग डिस्टेंस बार बार आना जाना करने से हम क्या होते हैं, थक जाते हैं। मतलब जिन कार्यों को साथ साथ किया जा सकता है अथवा जो घर के क्षेत्र विशेष में किए जा सकते हैं, उन्हें एक ही क्रम में करना चाहिए, जिससे समय और शक्ति की बचत होगी। अब ऐसा नहीं है कि हम नीचे के फ्लोर पे काम कर रहे हैं और फिर हम बीच बीच में भाग के ऊपर के फ्लोर पे जा रहे हैं, या फिर हम घर के लास्ट वाले कोने के रूम में हैं, फिर हम बार बार जो है बरामदे में जा रहे हैं। तो ऐसे कार्य हमें क्या करेंगे, थका देंगे। फोर्थ पॉइंट है, कार्य का प्रारूप इस प्रकार हो ताकि गृहिणी परिवार, लक्ष्य, उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ स्वयं की देखभाल, विश्राम और मनोरंजन के लिए भी समय उपलब्ध करें। कोई भी जो है अच्छा मैनेजमेंट वही है कि हम कार्य के साथ साथ अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए भी समय उपलब्ध कर सकें। तो ये समय क्रम का पॉइंट्स था। इन इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमें समय क्रम निर्धारित करना चाहिए, जिससे हमारा काम जो है बहुत ईज़िली और बिना थके हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है जो है टूल्स का, टाइम मैनेजमेंट टूल्स का फोर्थ पॉइंट है अतिरिक्त कार्यभार, पीक लोड। पीक लोड से क्या मतलब है, पीक लोड जो है एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करना। कभी कभी ऐसा टाइम होता है ना कि सबको बहुत जल्दी रहती है घर में, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कोचिंग जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो उस समय का जो काम होता है ना, एक गृहिणी के लिए बहुत ही पीक लोड का होता है। उस टाइम पे उसे एक साथ 10 कार्य करने पड़ते हैं। एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को एक साथ संपन्न करना जो है पीक लोड कहलाता है। अत्यधिक कार्यभार का समय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक हो सकता है। मान लीजिए कभी कभी होता है कि हाँ, सप्ताह में एक बार जो है, या फिर डेली किसी स्पेशल जो है टाइम पे, या फिर मासिक, वार्षिक, कभी कभी ऐसा कार्यभार का समय होता है। अलग अलग परिवारों में अत्यधिक कार्यभार का समय भी भिन्न भिन्न होता है। गृहिणी को अपने व्यक्तिगत अत्यधिक भार के समय का ज्ञान होना चाहिए। हर व्यक्ति के परिवार में जो है इसका टाइमिंग अलग अलग है और उसको अपने अत्यधिक भार के समय का ज्ञान होना चाहिए। किसी के घर में क्या है, दोपहर के टाइम पे जो है अत्यधिक भार है, किसी के वहाँ जो है
मान लीजिए कि दोपहर में है, किसी के वहाँ किसी पर्टिकुलर टाइम पे है, तो हर घर का अपना एक अलग अलग जो है कार्यभार का टाइम होता है। इसके ज्ञान से क्या होता है, हम अपने दैनिक समय योजना जो है इस प्रकार बना सकते हैं कि भारी कार्य के पश्चात हल्के कार्य को स्थान दिया जाए। इससे हम जो है, अगर हमें पता होगा अत्यधिक भार का टाइम जो है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्यवक्र। कार्यवक्र जो है, अब मान लीजिए कि कोई जो है स्टूडेंट है, तो उसको जो है किसी एग्ज़ाम आएगा तो उसके ऊपर कार्यभार ज़्यादा हो जाएगा, या फिर गृहिणी के पास जो है किसी दिन मेहमान आ गए तो उस दिन उसका कार्यभार बढ़ जाएगा, या फिर मतलब किसी स्पेशल सीजन में अगर देखना है तो किसान जो होते हैं तो उनका एक सीजन आता है कि अब बरसात के टाइम पे उन्हें जो है क्या करना है, फसल तैयार करनी है। तो इन सारी चीज़ों में हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर जो है टाइम हो जाता है कार्यभार का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने को मैनेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यवक्र। कार्य का व्यवस्थापन का एक यंत्र ये भी है कार्यवक्र। ये जो है टाइम मैनेजमेंट का एक टूल्स ये भी है कार्यवक्र। प्रत्येक व्यक्ति और परिवार के कार्य करने की क्षमता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग स्टेमिना है। इवन उस परिवार में रहने वाले हर सदस्य की भी एक अपनी अलग स्टेमिना होगी। किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता को कार्यवक्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। कार्यवक्र वह वक्र है जिससे किसी भी परिवार के प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के वितरण की जानकारी मिलती है। कार्यवक्र का जो है एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि कोई उसी घंटे में ज़्यादा कार्य कर लेता है, कोई कम कार्य करता है। कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य की इकाई की मात्रा दिए गए समय में गिनी जाती है। मान लीजिए कि कोई प्रति घंटे जो है 10 चादर प्रेस करता है, कोई प्रति घंटे 5 ही कर पाता है, तो ये हर व्यक्ति का जो है स्टेमिना अलग अलग होगा और वो फ्लक्चुएट होगा वहीं से। कार्यवक्र शोधों से देखिए ज्ञात हुआ है कि प्रातः काल का समय कार्य करने की दृष्टि से अधिक उत्तम होता है, क्योंकि उस समय इंसान अभी मतलब एकदम फ्रेश मूड में उठा रहता है और उसका जो एनर्जी पॉइंट होता है वो भी बहुत ही हाई होता है, वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। कार्यवक्र से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि गृहिणी के पास किस समय कार्य की अधिकता है। मतलब कार्यवक्र से हम क्या करेंगे, ये भी हम पता कर सकते हैं कि किस समय उसके पास कार्य की अधिकता है तथा किस समय कम है उसके पास कार्य, उसकी कार्य क्षमता किस समय अधिक है और कब घटती बढ़ती है। मतलब वो कब उसको थकान महसूस होती है और कब वो बहुत ही एनर्जेटिक होकर काम करती है। गृहिणी कार्यवक्र बनाकर अपने कार्यों का विभाजन उचित तरह से कर सकती है। क्या करेगी गृहिणी जो है, अपने कार्य का वक्र बना करके उचित तरीके से उनका एक शेड्यूल बना लेगी, जिससे उससे कार्यों का जो विभाजन होगा तो उसका शेड्यूल से उसका टाइम जो है बहुत ही बच जाएगा। जब कार्य करने की क्षमता अधिक हो, यहाँ पे देखिए कार्यवक्र इसीलिए बनाया जा रहा है कि जब कार्य करने की हमारे अंदर स्टेमिना अधिक हो तो हम भारी और जटिल कार्य करें। कार्यवक्र से हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर हमारे मान लीजिए हम सुबह उठ रहे हैं, हमारे पास एनर्जी बहुत अधिक है उस समय, तो उस समय हम भारी और जटिल कार्य करें, और जब कार्य करने की क्षमता में कमी आने लगे तो हल्का और रुचिकर कार्य किया जाना चाहिए। भारी काम के बाद हल्का काम, ये सारे पॉइंट्स आते हैं कि हमें कौन सा कार्य पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, रुचिकर कार्य के बाद अरुचिकर कार्य के बाद कौन सा कार्य करना चाहिए। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। अरुचिकर और नीरस काम के बाद रुचिकर काम करने से कार्य कुशलता की क्षमता में वृद्धि होती है। तो कार्यवक्र से ये सारे हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे हम जो है अपने कार्य को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और ये हम अपना एक शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं। कार्यवक्र
एक निश्चित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। एक निश्चित समय में हमने कितना कार्य किया, ये कार्यवक्र से हम आसानी से जान सकते हैं। 3 प्रकार के दैनिक लय हैं। देखिए कर्व जो कार्यवक्र का जो वक्र बनेगा वहाँ पे 3 तरीके के लय दिखेंगे आपको। जो कार्यकर्ता सुबह बहुत चुस्ती से कार्य करता है, दोपहर के बाद शाम के प्रारंभ में धीरे धीरे कार्य करने लगा। जाहिर सी बात है, जो सुबह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होके, मान लीजिए कोई 5 बजे जगता है और कोई 9 बजे जगता है, तो दोनों के कार्य में अंतर ज़रूर देखे जाएंगे। अब सुबह जो 5 बजे से जग करके 10-12 बजे तक काम कर रहा है लगातार, तो वो जाहिर सी बात है दोपहर और शाम को वो थका हुआ महसूस करेगा। और जो जग ही रहा है 9 बजे, तो फिर उसका कार्य शेड्यूल तो वहाँ से प्रारंभ हुआ ना। कई कार्यकर्ता दोपहर में सबसे अधिक चुस्त होते हैं। अब जो लेट उठेगा, जो सुबह से कोई कार्य नहीं किया, तो वो दोपहर में, मान लीजिए किसी किसी के घर में सुबह से ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ भी ब्रेड वगैरह खा लिया और कुछ भी ले लिया, चाय ही सिर्फ ले लिया, वो दोपहर में सीधे खाना खाते हैं। तो उनके वहाँ क्या होगा, दोपहर में ज़्यादा कार्य है, तो उस समय वो ज़्यादा जो है चुस्ती से कार्य करें। ऐसे कार्यकर्ता जो दिन में 2 समय धीरे धीरे कार्य करते हैं, जैसे दोपहर में और दूसरा दोपहर के अंत में, वही शाम के टाइम पे। अब इनका कर्व देख लीजिए। एक गृहिणी का जो है, एक गृहिणी का दिन में कार्यवक्र देखिए, सुबह के टाइम पे ये जो है ये कार्य शक्ति को दिखा रहा है और ये समय को दिखा रहा है। हाँ, सुबह के टाइम पे ये क्या है, इनकी शक्ति ज़्यादा है, ये यहाँ पे कार्य को बहुत ज़्यादा कर रही हैं, सर्वाधिक जो है। फिर दोपहर के टाइम पे ये कम हो गया, शाम में फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ, रेस्ट करने के बाद यहाँ थोड़ा ज़्यादा हुआ, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम पे था, फिर दोपहर में एकदम कम हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा ये ज़्यादा हुआ, फिर रात्रि के टाइम पे ये घट गया एकदम से। तो ये कार्यवक्र है। नेक्स्ट है जो इसका 6 टूल्स है टाइम मैनेजमेंट का, जीवन चक्र, लाइफ फैमिली लाइफ साइकिल। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं फैमिली लाइफ साइकिल से। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कार्यवक्र जो है भिन्न भिन्न होते हैं। प्रथम अवस्था है हल्का कार्यभार। इस टाइम पे क्या होता है भाई, हस्बैंड वाइफ होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं फैमिली में, तो उस समय क्या होता है हल्का, अभी परिवार अभी मतलब इनिशियल स्टेज में होता है, तो वहाँ पे कार्यभार जो है हल्का होता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, ये विस्तार की अवस्था होती है, यहाँ पे कार्यभार सबसे अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी छोटा बच्चा हो जाता है, फैमिली बड़ी होने लगती है, परिवार की जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती हैं, तो वो द्वितीय अवस्था में विस्तार की अवस्था होती है, यहाँ पे कार्य ज़्यादा होता है। तृतीय अवस्था जो होती है फिर संकुचित अवस्था होने लगती है, यहाँ पे कार्यभार थोड़ा हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अब बड़े हो जाते हैं, थोड़े से स्कूल जाने वाले हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं घर के छोटे छोटे कार्यों में जो है हेल्प करने लगते हैं, तो यहाँ पे गृहिणी का जो कार्यभार है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। चौथे और 5वें स्टेज में क्या होता है, इसमें या तो कॉलेज गोइंग होते हैं या तो फिर उनकी शादियाँ हो गई रहती हैं, वो अपनी अपनी फैमिली बसा चुके रहते हैं, तो यहाँ पे फिर कार्यभार बिल्कुल ही कम हो जाता है और गृहिणी के पास यहाँ पे काफ़ी समय हो जाता है। इसको हम इस फिगर से देखते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय वक्र, ये सारी अवस्थाएं दिखाई गई हैं और ये समय जो है भार दिखाया गया है। तो प्रारंभिक अवस्था में देखिए जो है थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा कम है। विस्तार की अवस्था में समय वक्र जो है ज़्यादा है, और फिर संकुचित अवस्था में यहाँ पे बढ़ता हुआ है, ठीक है, और संकुचित अवस्था में फिर ये डाउन हो रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे समय जो कार्यभार है वो कम हो रहा है। फिर सेवानिवृत्ति की अवस्था आ जाती है, यहाँ पे एकदम कार्यभार और समय भी बचने लगता है। लास्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं, विश्राम काल। ये टाइम मैनेजमेंट का जो टूल्स है उसका लास्ट पॉइंट है रेस्ट पीरियड। विश्राम काल से तात्पर्य है कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होना, शरीर तथा दिमाग को पूरा आराम देना, ये होता है विश्राम। इससे क्वेश्चंस भी आए हैं कि क्या विश्राम काल का मतलब होता है कि एकदम से कार्य नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि हम मतलब कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होते हैं, अपने शरीर और बॉडी और अपने ब्रेन को हम पूरा रिलैक्स
करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अब काम करना ही नहीं है, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। विश्राम काल के प्रत्येक व्यक्ति के अपने तरीके होते हैं। हर व्यक्ति के रेस्ट करने का, जैसे काम करने का तरीका अलग है, वैसे रेस्ट करने का भी तरीका अलग है। कुछ व्यक्ति लेटकर, कुछ आराम कुर्सी पर आंखें मूंद कर, हाथ पैरों को फैलाकर विश्राम करते हैं। कुछ लोग उपन्यास, टेलीविज़न ऐसी चीज़ें देख कर के विश्राम कर के लाभ उठाते हैं। विश्राम काल के निम्न तरीके हैं। फर्स्ट है, भारी थका देने वाले कार्य के उपरांत लेट जाने पर थकान मिट जाती है। हम मतलब विश्राम करने के कुछ तरीके बताए गए हैं यहाँ पे कि भारी थका देने वाले कार्य करने के बाद हम क्या करें, कुछ देर आराम कर लें। तो ये विश्राम जो है, आराम से लेटना जो है विश्राम का अच्छा साधन है, मतलब पूरा लेट करके बॉडी को पूरा रिलैक्स करके। सेकंड पॉइंट है, मानसिक काम करने के प्रत्येक 40 मिनट बाद 2 मिनट का विश्राम करना चाहिए। तीसरा है, थकान अनुभव होने पर कार्य की प्रकृति बदल देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक ही कार्य करके अगर हम बोर हो गए हैं तो कार्य को थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए चेंज कर दो। फोर्थ पॉइंट है, आराम कुर्सी पर पैरों को फैलाकर बैठने लेटने के बाद तकिए को नीचे लगा करके, जिससे पैर को क्या होता है, काफ़ी आराम मिलता है। तो इससे हम जैसे आराम करने का सेंस क्या है ना, कि हमारी बॉडी को फिर से एनर्जी, वही एनर्जी मिल जाए, वही एक अच्छा मूड मिल जाए काम करने के लिए। विश्राम हेतु शांत, ठंडा, शांत, हवादार, थोड़ा अंधकार युक्त, जहाँ पे हम मतलब रिलैक्स, सिर्फ हमें ऐसा नहीं कि बॉडी को मतलब रेस्ट देना है, हमें अपने माइंड को भी रेस्ट देना है। शारीरिक पोस्चर बदल करके, जैसे बहुत देर से अगर हम बैठ के काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा कुछ वॉक करने वाला काम कर लें, या फिर अपना एक ही पोजीशन में बैठें, कुछ दूसरे पोजीशन में बैठ जाएं। तो यहाँ से पोस्चर बदल के भी हम आराम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का टूल्स था। चलिए इसको फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं, फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं? तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला टूल्स है कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है, हमें समय के महत्व को समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही है, उसी 24 घंटे को हमें यूटिलाइज़ करके अपने सारे कार्य को मैनेज करना है। कहीं से भी किसी के पास एक्स्ट्रा समय नहीं होता है, सबके पास वही 24 घंटे होता है, और जिसने इस टाइम के महत्व को समझ लिया वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। समय का संतुलन कार्य, विश्राम और शयन में हमें स्थापित करना होगा। गृह प्रबंधन पर अमेरिका में सन 1920 से निरंतर शोध कार्य किए जा रहे हैं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि एक गृहिणी लगभग 48 से 52 घंटे कार्य करके बिताती है। समय व्यवस्थापन पर 1950 से 1960 के बीच काफ़ी शोध कार्य किए गए। एलिजाबेथ बिगेन ने 1954 में तथा एल कॉलेज एंड रूथ डी डायलॉज ने 1956 में अपने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला। जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। भोजन बनाने संबंधी कार्यों में अन्य कार्यों की अपेक्षा लगभग 2 गुना समय लगता है, यानी कि भोजन बनाने में ज़्यादा समय लगता है। सफाई कार्य में अनुमानतः भोजन पर व्यय होने वाले कुल समय का 1/3 हिस्सा व्यय होता है, जबकि भोजन की तैयारी में 2/3 हिस्सा समय लगता है। घर के अन्य कार्य जैसे झाड़ू पोछा, बरामदा साफ करना, सजावट करना, वस्त्रों की देखभाल आदि क्रियाओं पर लगभग बराबर समय लगता है। इन जो भी ये एक्टिविटी है इस पर सारा बराबर समय लगता है। परिवार के सदस्यों की देखभाल, घरेलू सामानों के क्रय, रख रखाव, भंडारण आदि कार्यों में काफ़ी समय व्यतीत होता है, परंतु ये महत्व की दृष्टि से चौथे नंबर पे। ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं है, जैसे हमारे डेली रूटीन के काम हो गए, फूड बनाना, ये सारे हमारे बहुत इम्पोर्टेंट काम हैं। फिर है सेकंड जो है टाइम नॉर्म्स जो है। तो टाइम नॉर्म्स जो है ये क्या है, समय मानक से अभिप्राय उस समय से है जो एक क्रिया को पूरा करने में लगता है, अर्थात एक काम, एक क्रिया को पूरा करने में कितना समय व्यतीत होता है, ये जो है टाइम नॉर्म से हम जान सकते हैं। यहाँ पे टाइम नॉर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है।
थर्ड पॉइंट था टाइम पैटर्न। यहाँ पे समय क्रम जो है निर्धारित किया जाता है कि हमें इस कार्य के बाद समय क्रम मतलब इस कार्य के बाद ये कार्य करना है। समय क्रम का अर्थ होता है दैनिक कार्य और घरेलू क्रियाओं को क्रम में करना, अर्थात कार्यों को ऐसा करना ताकि कार्य निर्धारित करते समय बिना अधिक थके परेशान हुए सारे कार्य संपन्न हो। क्रियाओं का क्रम निर्धारित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। कार्य बिना अधिक थके, मानसिक तनाव लिए और विषाद उत्पन्न हुए हों संपन्न हो। विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों की रुचि, दक्षता और कार्यकुशलता आदि की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही वह व्यक्ति उस कार्य को समय पर करने के लिए उपलब्ध भी हो। क्रियाओं का आपस में संबंध हो। नेक्स्ट पॉइंट है एक कुशल गृहिणी को समय क्रम निर्धारित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। गृहिणी को परिस्थिति के अनुकूल समूह का निर्धारण करना चाहिए कि ये कार्य हम इस समूह में रख रहे हैं, इस टाइम पे करेंगे। फिर नीरस कार्यों के बाद रुचिकर कार्य, भारी कार्यों के बाद हल्के कार्य, शारीरिक कार्यों के बाद मानसिक कार्य। इससे क्या होगा, हमें बोरियत और थकान नहीं महसूस होगी और हम एनर्जेटिक होकर पूरे टाइम काम कर सकते हैं। वे कार्य जिन्हें करने में समय, शक्ति, बचत के उपकरण की ज़रूरत होती है उन्हें एक साथ रखना, उनका उपयोग करना ताकि गृहिणी की समय, शक्ति की बचत हो। थर्ड पॉइंट है जिन कार्यों को साथ साथ किया जा सकता है अथवा घर के क्षेत्र विशेष में किए जा सकते हैं उन्हें एक ही क्रम में करना जिससे समय, शक्ति की बचत हो। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे समराइज कर रही हूँ। कार्य का प्रारूप इस प्रकार हो ताकि गृहिणी पारिवारिक लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ घर की स्वयं के देखभाल, विश्राम और मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्तिगत कार्य हैं, पारिवारिक कार्य हैं, दैनिक कार्य हैं, साप्ताहिक कार्य हैं, मौसम के अकॉर्डिंग कार्य, कुछ कार्य आकस्मिक आ जाते हैं तो उनको एक लिस्ट में कर देना। जैसे मान लीजिए दैनिक कार्य हो गए, कार्यों की साफ़ सफाई, बिस्तर झाड़ू पोछा जो डेली ज़रूरी बर्तन की सफाई, खाना बनाना, भोजन परोसना, वस्त्रों की धुलाई, अपने बच्चों की देखभाल। और कुछ मौसमी कार्य हैं जैसे मान लीजिए अचार बनाना हो गया, पापड़ और सिलाई कढ़ाई, इस टाइप का जो कार्य हो गया। साप्ताहिक कार्य जो है मान लीजिए घर की पूर्ण सफाई या फिर जो दिवाली वगैरह की सफाई होती है, महीने महीने की जो सफाई होती है। तो इस टाइप से कार्यों का अलग अलग क्रम है। अतिरिक्त कार्यभार, एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को एक साथ संपन्न करना। अत्यधिक कार्यभार का समय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक कुछ भी हो सकता है। अलग अलग परिवारों में अत्यधिक कार्यभार का समय भी अलग अलग होता है। गृहिणी को अपने व्यक्तिगत अत्यधिक भार के समय का ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो अपने दैनिक समय योजना में इस प्रकार बना सकती है कि भारी कार्य के पश्चात हल्के कार्य को स्थान दे सके। फिफ्थ पॉइंट है इसका कार्यवक्र, वर्क कर्व। कार्य का व्यवस्थापन का एक यंत्र कार्य का वक्र है। प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को कार्य करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। किसी भी व्यक्ति के कार्य की क्षमता को कार्य वक्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है कि वो कितना जो है उसके अंदर एफर्ट है, काम कर सकता है। वो कार्य का वक्र वह वक्र है जिससे परिवार के प्रतिदिन किए गए कार्य के भार के वितरण की जानकारी मिलती है। कार्य वक्र से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि गृहिणी के पास किए गए कार्य की किस समय कार्य की अधिकता है और किस समय कम है, उसकी कार्य क्षमता किस समय अधिक होती है, किस समय घटती बढ़ती है। गृहिणी कार्य वक्र बनाकर अपने कार्यों का विभाजन उचित तरीके से कर सकती है। और जब कार्य करने की क्षमता अधिक हो तो मान लीजिए सुबह उठे उसके कार्य करने की क्षमता अधिक है तो भारी कार्य कर ले, जब कार्य करने की क्षमता हो तो हल्का और अरुचिकर कार्य कर ले, रुचिकर कार्य कर ले, भारी कार्य के बाद हल्का, रुचिकर के बाद नीरस काम, और इस टाइप से करके वो अपनी कार्य क्षमता पूरे दिन बनाई रख सकती है। कार्य का वक्र एक निश्चित समय में कार्य के उत्पादन के परिवर्तन को दर्शाता है। 3 प्रकार के दैनिक लय देखे गए हैं। जो कार्यकर्ता सुबह चुस्ती से कार्य करता है वो दोपहर और शाम के बाद धीरे धीरे करने लगता है। कई कार्यकर्ता दोपहर में अधिक चुस्त होते हैं। ऐसे कार्यकर्ता जो दिन में 2 समय धीरे धीरे कार्य करते हैं जैसे दोपहर और दूसरे दोपहर के अंत में। यहाँ पे इसका वक्र दिखाया गया है। सुबह के टाइम पे जो है अत्यधिक एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर जब रेस्ट के बाद थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो कार्य जो है यहाँ पे कार्यभार ज़्यादा हो जाता है, फिर रात में कम होने लगता है। 6 पॉइंट है आपका फैमिली लाइफ साइकिल। इसके अकॉर्डिंग भी कार्य प्रभावित होता है। तो ये भी एक टूल्स है, क्योंकि जब इससे कार्य प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है कि ये टूल्स है। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कार्यभार भिन्न भिन्न होता है। प्रथम अवस्था में जो है कार्यभार हल्का होता है, सेकंड में कार्यभार सबसे अधिक होता है, तृतीय जो है संकुचित अवस्था है, इसमें कार्यभार थोड़ा हल्का होता है,
चौथे और पाँचवें में बिल्कुल भी कम हो जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है जो पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कम है काम, फिर विस्तार की अवस्था में काम बढ़ गया और संकुचित अवस्था में कम हो गया, फिर सेवानिवृत्त की अवस्था में एकदम ही कम हो गया। लास्ट पॉइंट है विश्राम की अवस्था। विश्राम जो रेस्ट पीरियड है, विश्राम से तात्पर्य ऐसा नहीं कि अब हमें कुछ भी कार्य नहीं करना है, इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ कार्य के तनाव से मुक्त होना है, शरीर और दिमाग को आराम देना है। विश्राम काल के प्रत्येक व्यक्ति के अपने तरीके होते हैं। कुछ व्यक्ति लेट कर, कुछ आराम कुर्सी पर पैरों को फैलाकर, कुछ टेलीविज़न देख करके, कुछ मतलब अपने अपने तरीके से करते हैं। विश्राम काल के निम्न तरीके हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं। भारी थका देने वाले कार्य के उपरांत जो है हम थोड़े से आराम से लेट कर काम करेंगे। आराम से लेटना जो है विश्राम की सबसे अच्छी अवस्था है। मानसिक कार्य मतलब मानसिक कार्य जो करने वाले व्यक्ति हर 40 मिनट के बाद 2 मिनट का उसको विश्राम मिलना चाहिए। थकान अनुभव होने पर कार्य की प्रकृति बदल दीजिए। आराम कुर्सी पर पैरों को फैलाकर बैठने या लेटने के बाद तकिए को नीचे रखने से काफ़ी आराम मिलता है। विश्राम हेतु ठंडा, आरामदायक, हवादार कमरा होना चाहिए और शारीरिक पोस्चर को बदल के ये सारे पॉइंट्स करके हम विश्राम कर सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट का टूल्स था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।